नमस्कार स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी बाय राजकुमार सर पर। देखिए स्टूडेंट्स, हमने पिछले सेगमेंट के अंदर हमने बात की थी किशोरावस्था को लेकर, और जितनी भी बातें थी हमारी किशोरावस्था को लेकर वो हमने कंप्लीट पढ़ ली है। हमने बाल विकास की उन चारों अवस्थाओं के बारे में चर्चा कर ली है, जिसमें सबसे पहले हमने शिशुअवस्था के बारे में पढ़ा, फिर हमने बाल्यावस्था के बारे में पढ़ा और फिर हमने किशोरावस्था के बारे में पढ़ा, और साथ ही साथ हमने गर्भावस्था को भी पढ़ लिया। तो ये चारों अवस्थाएं पूर्ण होकर एक बाल विकास की अवस्थाएं बनती है, जिनके बारे में हमने विस्तार से चर्चा कर ली है। और ऐसा कुछ नहीं छोड़ा जो आपके सिलेबस से मतलब सिलेबस में हो और हमने उसको छोड़ दिया हो, ऐसा कुछ नहीं है। जितना आपको बताया गया अगर उतना आप कवर कर लेते हैं या उतना आप याद रख लेते हैं तो निश्चित ही आपका परीक्षा में आने वाला प्रश्न जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। तो आज हम बाल विकास के अंदर ही हमारा होता है एक संज्ञानात्मक विकास। बाल विकास के अंतर्गत ही हम पढ़ते हैं संज्ञानात्मक विकास को, और संज्ञानात्मक विकास की आज के सेगमेंट में हम चर्चा करेंगे। तो देखते हैं संज्ञानात्मक सिद्धांत होता क्या है, संज्ञानात्मक विकास होता क्या है। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक क्या है आज, वह है संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास। देखिए संज्ञानात्मक विकास की अगर मैं बात करूं तो संज्ञानात्मक विकास के ऊपर सबसे पहले क्रमबद्ध या वैज्ञानिक अध्ययन जो किया था वो किस व्यक्ति ने किया था, जीन पियाजे ने। तो हम कह सकते हैं कि वैज्ञानिक व क्रमबद्ध अध्ययन किसके द्वारा किया गया, जीन पियाजे के द्वारा। किसके, जीन पियाजे। जीन पियाजे के द्वारा किसका अध्ययन किया गया, संज्ञानात्मक विकास का अध्ययन किया गया। ठीक है ना। तो जीन पियाजे ने सबसे पहले इसके ऊपर क्रमबद्ध व वैज्ञानिक अध्ययन किया। अब बात करते हैं संज्ञानात्मक विकास होता क्या है। तो देखिए संज्ञानात्मक विकास की जब हम बात करते हैं तो संज्ञानात्मक विकास जो होता है वो संज्ञान शब्द से बना है। इसके अंदर एक शब्द है संज्ञान। तो देखिए संज्ञान क्या होता है, संज्ञान वह ज्ञान है जो प्राणी का क्या होता है, संज्ञान प्राणी का वह व्यापक व स्थायी ज्ञान है जो वह बाह्य जगत से क्या करता है, प्राप्त करता है। तो हम ये कह सकते हैं संज्ञान प्राणी का वह ज्ञान है जो वह बाह्य जगत से प्राप्त करता है। किससे करता है, बाह्य जगत से प्राप्त करता है। देखिए संज्ञान के अंतर्गत क्या क्या आती हैं। देखिए संज्ञान के अंतर्गत जितनी भी हमारी मानसिक शक्तियां जो है वो क्या किसके अंतर्गत आती है, संज्ञान के अंतर्गत आती है। तो संज्ञान के अंतर्गत सबसे पहले क्या आता है, अवधान, रुकावट। क्या आता है, रुकावट, अवधान जिसे बोलते हैं हम। ठीक है ना, जिसे हम ध्यान, अवधान का मतलब क्या होता है, ध्यान केंद्रित। क्या मतलब होता है, ध्यान केंद्रित। किसी वस्तु विशेष के ऊपर क्या करना, ध्यान केंद्रित करना क्या कहलाता है, अवधान कहलाता है। उसके अलावा चिंतन, ठीक है ना। तो चिंतन भी क्या है, एक संज्ञानात्मक या संज्ञान का क्या है, हिस्सा है। स्मरण और कल्पना, क्या, स्मरण, कल्पना, निरीक्षण, स्मरण, कल्पना, निरीक्षण, ये भी क्या है, संज्ञान के क्या है, हिस्से हैं। इसके अलावा अधिगम और संप्रत्यक्षीकरण, क्या है, अधिगम और संप्रत्यक्षीकरण, अधिगम और संप्रत्यक्षीकरण। देखिए संप्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या होता है, संप्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है विचारों का निर्माण। किसका, विचारों का निर्माण। जब एक बालक के मस्तिष्क में विचारों का निर्माण होता है तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है, वह प्रक्रिया कहलाती है संप्रत्यक्षीकरण कहलाती है। ठीक है ना, संप्रत्यक्षीकरण कहलाती है। उसके बाद है प्रत्यक्षण। क्या होगा उसके बाद में, प्रत्यक्षण।
प्रत्यक्षण का मतलब क्या होता है? देखिए, प्रत्यक्षण का मतलब होता है जब समप्रत्यक्षीकरण की प्रक्रिया होती है और विचारों का जब निर्माण होता है और उन विचारों को जब हम गहराई से सोचते हैं तो वह क्या कहलाता है? प्रत्यक्षण कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रत्यक्षण कहलाता है। जब समप्रत्यक्षीकरण की प्रक्रिया के दौरान जब विचारों का निर्माण होता है और उन विचारों को जब हम किसी गहराई से सोचते हैं या मजबूत तरीके से सोचते हैं तो वह क्या कहलाता है? प्रत्यक्षण कहलाता है, यानी कि गहराई से सोचना। क्या कहलाता है? प्रत्यक्षण कहलाता है, या गहराई से जानना भी हो सकता है। ठीक है ना। उसके बाद में निर्णय निर्माण, ये सभी क्या है? मानसिक क्रियाएं हैं हमारी। क्या है ये? हमारी मानसिक क्रियाएं हैं जो किसके अंतर्गत आती है? संज्ञान के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है? संज्ञान के अंतर्गत आती है। ठीक है ना, बात समझ में आई? संज्ञान के अंतर्गत आती है। देखिए, संज्ञानात्मक विकास जो होता है वो मानसिक क्रियाओं के आधार पर चलता है। किसके आधार पर चलता है? मानसिक क्रियाओं के रूप में संचालित होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि एक शिशुअवस्था में जब एक बालक का जन्म होता है ना, जब एक बालक का जन्म होता है तो जन्म के साथ उसकी बुद्धि भी, ये तो नहीं है कि जन्म के समय उसमें बुद्धि नहीं होती, मस्तिष्क नहीं होता, मस्तिष्क होता है, बुद्धि भी होती है। परंतु क्या है, एक बालक जन्म के बाद जैसे ही वातावरण के साथ में अंत्यक्रिया करता है और वातावरण के साथ में अंत्यक्रिया करने के साथ साथ वो अपनी बुद्धि को क्या करता है? डेवलप करता है, विकसित करता है। और धीरे धीरे जाकर क्या, इसकी वजह से वो उसकी उम्र बढ़ती है तो धीरे धीरे उसकी बुद्धि का क्या हो जाता है? विकास हो जाता है। ठीक है ना। और वो विकास हुआ कैसे? बुद्धि का विकास का तात्पर्य क्या है? उसकी मानसिक शक्तियों का विकास जैसे जैसे हुआ उसकी बुद्धि का विकास भी उसके साथ साथ हुआ। शुरुआत में जन्म के समय उसमें मानसिक शक्तियां नहीं थी, केवल शारीरिक शक्तियां थी। शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से वह अपने समस्त जरूरतों को क्या करता था? पूरा करता था। परंतु धीरे धीरे जैसे जैसे वह उम्र के पड़ाव में आगे बढ़ता है उसकी मानसिक शक्तियां विकसित होती है और मानसिक शक्तियों के माध्यम से वह क्या करने लग जाता है? वह अपनी जरूरतों को पूरा। तो जितनी भी हमारी मानसिक शक्तियां होती है वो एक दूसरे से क्या होती है? जुड़ी हुई होती है। और ये जुड़ना ही क्या कहलाता है? संज्ञानात्मक विकास कहलाता है। और जब संज्ञानात्मक विकास की जब हम बात करते हैं तो संज्ञानात्मक विकास के अंदर कुछ लोगों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उसमें सबसे पहले नाम आता है जीन पियाजे का, जिसने सबसे पहले संज्ञानात्मक विकास के ऊपर क्या किया? वैज्ञानिक अध्ययन किया। यह बात आपको याद रखनी है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं आधुनिक रूप से अगर संज्ञानवादियों के बारे में, तो आधुनिक रूप में संज्ञानवादियों में एक नाम आता है लेम वाइगोत्स्की का। किसका? लेम वाइगोत्स्की। इसका नाम आता है लेम वाइगोत्स्की का नाम आता है। और इसके अलावा डेविड आशुबेल का। किसका? डेविड आशुबेल। और डेविड आशुबेल के अलावा जेरोम ब्रूनर का। देखिए, जेरोम ब्रूनर और जीन पियाजे क्या थे? गुरु शिष्य थे। गुरु था जेरोम ब्रूनर का कौन? जीन पियाजे। और इन दोनों के सिद्धांत क्या है? एक दूसरे के विपरीत सिद्धांत है। एक दूसरे के क्या है? विपरीत सिद्धांत है, अवस्थाओं के सिद्धांत है। तो हम उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो हमें पता होना चाहिए कि सबसे पहले इसका अध्ययन किसने किया? तो जीन पियाजे ने किया। और आधुनिक रूप में अगर हम बात करें तो लेम वाइगोत्स्की और डेविड आशुबेल, जेरोम ब्रूनर, इनका नाम प्रमुख आता है किसके अंदर? संज्ञानवादियों के अंतर्गत। ठीक है ना। अगर मैं बात करूं संज्ञानात्मक विकास कब से शुरू होता है और संज्ञानात्मक विकास कब अंत होता है इसका, तो संज्ञानात्मक विकास जो होता है वो शेषावस्था से शुरू होकर कब तक चलता है? जीवन पर्यंत चलता है। यह संज्ञानात्मक विकास शेषावस्था से शुरू होता है। कब से शुरू होता है? शेषावस्था से। और शेषावस्था से चलकर ये जीवन पर्यंत यानी कि मृत्यु तक हमारा क्या चलता है? ये साथ साथ चलता है। हमारी मानसिक शक्तियों का विकास क्या है? जीवन भर होता रहता है। इस कारण संज्ञानात्मक विकास जो है वो जीवन भर चलता रहता है। ये तो बात हुई सामान्य चर्चाएं। अब हम बात करेंगे संज्ञानात्मक विकास के ऊपर। हमने सबसे पहली बात क्या की कि क्रमबद्ध में वैज्ञानिक अध्ययन जीन पियाजे ने किया। तो जब इसने अध्ययन किया तो कुछ ना कुछ तो दिया होगा ना, इसने कुछ ना कुछ तो दिया होगा। तो कुछ ना कुछ के अंदर इसने क्या दिया? अपना एक सिद्धांत दिया।
जो संज्ञानात्मक विकास के नाम से जाना जाता है, संज्ञानवाद का एक सिद्धांत दिया सबसे पहले किसने? जीन पियाजे ने। संज्ञानात्मक विकास का सबसे पहले सिद्धांत किसने दिया? जीन पियाजे ने। और जीन पियाजे ने अपना यह सिद्धांत किसके आधार पर दिया? अवस्थाओं के आधार पर दिया। और इसने एक बालक की कितनी अवस्थाएं बताई? 4 अवस्थाएं बताई। कितनी अवस्थाएं बताई? 4 अवस्थाएं बताई। ठीक है ना। तो हम सबसे पहले बात करेंगे आज के सेगमेंट के अंदर जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत की। किसकी बात करेंगे? जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत की हम आज चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें जीन पियाजे का संज्ञानवाद का सिद्धांत, का सिद्धांत, देखिए जीन पियाजे का जो सिद्धांत है वो 4 अवस्थाओं में बंटा हुआ है। परंतु जीन पियाजे के सिद्धांत को 4 अवस्थाएं पढ़ने से पहले हमें कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रहना जरूरी है। तो देखिए, सबसे पहले इसके अंदर 4 शब्द हैं वो आपको याद रखने हैं। इसने अपने सिद्धांत को कितने भागों में बांटा? सबसे पहली बात तो इसने अपने सिद्धांत को 2 भागों में बांटा। 2 भाग कौन कौन से थे? देखिए, इसने अपने सिद्धांत को कितने भागों में बांटा? 2 भागों में बांटा। एक था स्वांगीकरण, समांगीकरण, और एक था आत्मीकरण। एक था आत्मीकरण। बात समझ में आई? एक था समांगीकरण, एक था आत्मीकरण। और आत्मीकरण को इसने क्या कहा? अनुकूलन कहा। क्या कहा? अनुकूलन। क्या कहा इसने? अनुकूलन कहा। क्या कहा? अनुकूलन कहा। अब बात आती है कि समांगीकरण क्या होता है और अनुकूलन क्या होता है। तो देखिए, समांगीकरण का मतलब क्या होता है? देखिए, समांगीकरण का मतलब होता है नवीन ज्ञान को ग्रहण करने की किसी भी प्रकार की विधि क्या कहलाती है? समांगीकरण कहलाती है। देखिए, समांगीकरण का तात्पर्य क्या है? नवीन ज्ञान ग्रहण करने की विधि क्या कहलाती है? समांगीकरण कहलाती है। और समांगीकरण के बाद बात आती है अनुकूलन की। तो अनुकूलन का मतलब क्या होता है? अनुकूलन का मतलब होता है समांगीकरण के लिए जब व्यक्ति अपने स्कीमा में परिवर्तन करता है तब इसे अनुकूलन कहा जाता है। क्या होता है समांगीकरण? नवीन ज्ञान ग्रहण करने की विधि। और अनुकूलन क्या होता है? अनुकूलन होता है जब व्यक्ति समांगीकरण की प्रक्रिया के दौरान, देखिए समांगीकरण की प्रक्रिया के दौरान जब व्यक्ति अपने स्कीमा के अंदर परिवर्तन कर ले, स्कीमा में परिवर्तन कर ले, तो वह क्या कहलाता है? अनुकूलन कहलाता है। अब बात आती है कि स्कीमा क्या है गुरुजी? तो देखिए, स्कीमा क्या होता है? स्कीमा होता है व्यक्ति के सोचने, समझने और व्यवहार करने का व्यक्तिगत ढंग। क्या होता है? व्यक्ति के सोचने, समझने, व्यवहार करने का व्यक्तिगत ढंग क्या कहलाता है? स्कीमा कहलाता है। यानी कि आप किस प्रकार से सोचते हैं, किस प्रकार से समझ रहे। हर व्यक्ति का क्या, हमारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाया जाता है, व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती है हमारे समाज में। और इन व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अंदर हमने देखा होगा हर व्यक्ति का सोचने, समझने और व्यवहार करने का क्या होता है? तरीका अलग अलग होता है। और इसी तरीके को इसने क्या कहा? जीन पियाजे ने स्कीमा नाम दिया। देखिए, स्कीमा के अलावा इसके अंदर एक शब्द और भी आता है। स्कीमा के अलावा एक शब्द और आता है जिसका नाम है स्कीम। ये 2 शब्द है, बिल्कुल सिमिलर से हैं। आपको फर्क पता होना चाहिए कि स्कीम और स्कीमा में फर्क क्या होता है। तो देखिए, स्कीमा का तात्पर्य क्या है? व्यक्ति का व्यवहार करने का ढंग क्या कहलाता है?
स्कीमा कहलाता है। और ये जो स्कीमा होता है विशिष्टीकरण तो होता है और व्यक्तिगत होता है। क्या होता है? ये व्यक्तिगत होता है। हर व्यक्ति का अपना अपना अलग अलग होता है। क्या होता है? अपना अपना अलग अलग। आप और हम अलग अलग तरीके से व्यवहार करते हैं। आप लोगों में सिर्फ अपने आसपास देखा होगा कि हर व्यक्ति क्या है, अपने अपने तरीके से व्यवहार करता है। ठीक है ना? हर व्यक्ति का सोचने का तरीका अलग अलग होता है, हर व्यक्ति के समझने का तरीका अलग अलग होता है, सभी का समान रूप से तो नहीं हो पाता। इसी को ही क्या कहा? स्कीमा कहा। इसने जीन पियाजे ने एक शब्द और इसने यूज किया, एक शब्द और किया जिसका नाम था स्कीम। तो स्कीम का मतलब होता है पूर्व अनुभवों के द्वारा किसी समस्या को हल करना। क्या होता है स्कीम? पूर्व अनुभवों के द्वारा किसी समस्या को हल करना क्या कहलाता है? स्कीम कहलाता है। देखिए, दो शब्द आपको मैंने बताया, एक था स्कीमा जिसका तात्पर्य था व्यक्ति के व्यवहार करने का ढंग, और ये व्यक्तिगत होता है, अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग होता है। परंतु स्कीम क्या होता है? स्कीम होता है आपके जो पुराने अनुभव हैं, जब कोई समस्या हमारे सामने आती है तो हम उस समस्या का समाधान कैसे ढूंढते हैं? हमारे पूर्व अनुभवों से। हमने देखा आपके सामने कोई समस्या है, आपने विचार किया कि हाँ ये पहले ऐसा हुआ था तो मैंने ऐसा किया था, तो आज अगर ऐसा करूंगा तो इस समस्या का समाधान मिल जाएगा। मतलब आपने किसका यूज किया? आपने पूर्व अनुभव का यूज किया। जो आपने पहले प्राप्त किया था उस अनुभव के द्वारा आज आने वाली समस्या का समाधान आपने ढूंढा, तो वह प्रक्रिया जीन पियाजे के अनुसार क्या कहलाती है? स्कीम कहलाती है। क्या कहलाती है? स्कीम कहलाती है। बात समझ में? स्कीमा क्या है? व्यक्ति के व्यवहार करने का ढंग। परंतु स्कीम क्या है? व्यक्ति का पूर्व अनुभव के द्वारा किसी समस्या का समाधान करना स्कीम कहलाता है। और अनुकूलन क्या होता है? अनुकूलन होता है समांगीकरण। देखिए, यहां प्रक्रिया को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, सबसे पहले क्या होगा? समांगीकरण। देखिए, मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पे आपको मैं समझाता हूं। एक बच्चे को आपने एक फूल दिखाया, एक फूल दिखाया, ये एक फूल है। मान लीजिए आपने इसको एक गेंदे का फूल दिखाया और बच्चे ने पूछा कि ये क्या है, तो आपने बताया कि ये फूल है। क्या है? फूल। बच्चा समझ गया, बच्चे को ज्ञान हो गया। क्या हुआ? नवीन ज्ञान ग्रहण करने की विधि, नवीन ज्ञान उसने क्या कर लिया? प्राप्त कर लिया ना, यानी कि समांगीकरण हो गया। अब बच्चे ने पहले कभी फूल नहीं देखा था, आज आपने फूल दिखा दिया, बच्चे को बता दिया कि ये फूल है। बात समझ में आ गई? अब क्या करेगा कि कुछ टाइम के बाद एक अन्य फूल, मान लीजिए कोई गुलाब का फूल है या कमल का फूल है, जो भी कोई हो, उसके सामने आता है, तो इसने तो इसका संपर्क अपने मस्तिष्क में बना लिया था कि इस प्रकार से दिखने वाली चीज क्या है? फूल है। बात समझ में आई? कि सबसे पहले आपने उसको दिखाया एक गेंदे का फूल, उसने संपर्क मस्तिष्क में इमेज बना ली कि इस प्रकार दिखने वाली चीज क्या है? फूल है। अब उसे ये नहीं पता कि ये फूल भी क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार के, ये तो उसको नहीं पता ना ही आपने उसको बताया। तो कुछ समय बाद में उसके सामने कोई कोई फूल आता है या कोई और अलग फूल उसके सामने आता है, यानी कि गुलाब का फूल उसके सामने आ जाता है। तो बच्चे ने पूछा कि ये क्या है भाई? तो आपने कहा फूल। तो उसको बोलेगा कि जी आपने तो उसको फूल बताया था, तो ये फूल कैसे हुआ? तो आपने बच्चे को समझाया कि देखिए फूल होते हैं, फूल एक प्रजाति है। फूल क्या एक प्रजाति है। अब इस प्रजाति में बहुत से फूल होते हैं, बहुत प्रकार के फूल होते हैं, जिसमें गेंदे का फूल अलग होता है, गुलाब का फूल अलग होता है, कमल का फूल अलग होता है, चमेली का अलग होता है। तो ये आपने उसको क्या बताया? उसकी जो नवीन ज्ञान ग्रहण किया था, उस नवीन ज्ञान के अंदर क्या कर दिया आपने? विस्तार कर दिया। क्या कर दिया? विस्तार कर दिया। यानी कि उसने क्या कर दिया था? आपने समांगीकरण की प्रक्रिया में स्कीमा में परिवर्तन क्या है? अनुकूलन में समांगीकरण के लिए जब व्यक्ति अपने स्कीमा में परिवर्तन करता है तो उसे अनुकूलन कहा जाता है। और जब वह स्कीमा के साथ साथ एक चीज और याद रखना, जब स्कीमा के अंदर परिवर्तन किया तो वह अनुकूलन है। अब उसने अपने मस्तिष्क के अंदर व्यवहार करने का जो तरीका है वो बदल लिया।
साथ साथ उसने क्या कर लिया, अपने इस नवीन ज्ञान में क्या कर लिया, विस्तार कर लिया, अपने स्कीमा के व्यवहार के अंदर क्या कर लिया, विस्तार कर लिया। और विस्तार करना क्या कहलाता है, संयोजन कहलाता है। क्या कहलाता है, संयोजन कहलाता है। अब उसने संयोजन कर लिया। अब उसका ज्ञान यहां तक सीमित नहीं है, फूल तक सीमित नहीं है। अब उसे ये भी पता है कि फूल तो होते हैं, परंतु फूल भी कितने प्रकार के होते हैं, बहुत प्रकार के होते हैं। तो ये गेंदे का फूल है और ये गुलाब का फूल है। ये उसने क्या कर लिया, विस्तार। सबसे पहले उसने समांगीकरण किया, नवीन ज्ञान प्राप्त किया। और जब नवीन ज्ञान के अंदर हम विस्तार कर लेते हैं या हम स्कीमा में विस्तार कर लेते हैं तो वह क्या कहलाता है, हमारा संयोजन कहलाता है। क्या कहलाता है, संयोजन। जब एक नया ज्ञान उसे बताया जाता है और व्यवहार में कोई परिवर्तन आता है तो वह क्या है, स्कीमा है। क्या है, स्कीमा। स्कीमा में परिवर्तन करना क्या कहलाता है, समांगीकरण की प्रक्रिया के दौरान जब हम हमारे व्यवहार में कोई परिवर्तन करते हैं ना, स्कीमा के अंदर अगर हम परिवर्तन करते हैं तो हम क्या कहते हैं, उसे समांगीकरण कहते हैं। परंतु समांगीकरण के बाद जब हम स्कीमा के अंदर विस्तार कर लेते हैं, हमारे ज्ञान में विस्तार कर लेते हैं तो वह ज्ञान क्या कहलाता है, हमारा संयोजन कहलाता है। बात समझ में आई? तो इस प्रकार से इसने बताया था कि सबसे पहले क्या होता है, समांगीकरण। समांगीकरण के अंदर जब हम नवीन ज्ञान प्राप्त करते हैं और फिर नवीन ज्ञान को जब हम विस्तार करना चाहते हैं तो वह क्या है, नवीन ज्ञान में जब परिवर्तन आता है तो वह क्या, स्कीमा है। और जब स्कीमा के अंदर जब विस्तार हो जाता है किसी ज्ञान का तो वह क्या कहलाता है, संयोजन कहलाता है। क्या कहलाता है, संयोजन कहलाता है। नई विषय वस्तु की बनावट का संप्रत्यय बना ना उसके दिमाग में, बना कि नहीं बना, बन गया, ठीक। तो यहां तक बात समझ में आई। अब हम बात करेंगे जीन प्याजे की उन 4 अवस्थाओं को लेकर, जो जीन प्याजे ने एक बालक को मद्देनजर रखते हुए अपनी 4 अवस्थाएं बताई। तो एक एक अवस्था के बारे में हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहली अवस्था क्या थी, संवेदी पेशीय अवस्था। कितनी अवस्थाएं थी, 4 अवस्थाएं थी। सबसे पहली संवेदी पेशीय अवस्था क्या थी, संवेदी पेशीय अवस्था। इसे इंद्रिय जनित अवस्था भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम, इंद्रिय जनित अवस्था भी कहते हैं। और इस अवस्था का जो समय होता है वह कितना होता है, तो ये 0 से लेकर 2 वर्ष तक की होती है। कब से लेकर, 0 से 2 वर्ष तक की अवस्था होती है। जो संवेदी पेशीय अवस्था होती है और इंद्रिय जनित अवस्था होती है, उसका समय होता है 0 से लेकर 2 वर्ष तक। यानी बालक के जन्म से लेकर उसके 2 वर्ष तक कौन सी अवस्था चलती है, इस जीन प्याजे के अनुसार संवेदी पेशीय अवस्था चलती है। ठीक है ना। तो इस अवस्था के अंतर्गत होता क्या है, तो देखिए इस अवस्था के अंतर्गत क्या होता है, जन्म के समय शिशु बाहरी जगत से पूरी तरफ से क्या होता है, अनभिज्ञ होता है, यानी अनजान होता है। देखिए जब जन्म होता है ना एक बालक का, तो उसके लिए वातावरण जो होता है ना, वो बिल्कुल क्या होता है, नया होता है। क्या होता है, बिल्कुल नया होता है। परंतु जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती है और आयु बढ़ने के साथ साथ वह अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से अपने ज्ञान में क्या करता है, विस्तार करता है, बाहरी जगत का ज्ञान क्या करता है, ग्रहण करता है। जन्म के समय बालक को ये नहीं पता होता ये चीज है, ये वो सभी चीजों को घूर के देखता है, यानी कि उसके लिए सब चीज अनजान है। परंतु धीरे धीरे क्या करता है, वह उस वातावरण के बारे में क्या करता है, ज्ञान ग्रहण करता है। तो सबसे पहली बात हमें याद रखनी है कि संवेदी पेशीय अवस्था के अंतर्गत बालक क्या होता है, बाहरी वातावरण से क्या होता है, अनभिज्ञ होता है। बाहरी वातावरण से अनभिज्ञ होता है या अनजान होता है। परंतु धीरे धीरे आयु बढ़ने पर बाहरी वातावरण के ज्ञान में, बाहरी वातावरण का ज्ञान ग्रहण करता
क्या करता है, बाहरी वातावरण का ज्ञान ग्रहण करता है। तो इस अवस्था में बालक क्या करता है, इस अवस्था के अंदर बालक जो है वस्तुओं को देखकर, उनको स्पर्श करके, छूकर, ठीक है ना, उनकी गंध, उनके स्वाद के कारण क्या करता है, उनको ग्रहण करता है। तो इस अवस्था के अंदर बालक की ज्ञानेंद्रियां काम करती है। क्या करती है, ज्ञानेंद्रियां काम करती है, यानी कि वह शारीरिक अंगों के माध्यम से क्या करता है, ज्ञान ग्रहण करता है। चीजों को स्पर्श करके, उनको देखकर, ठीक है ना, उनको देखकर, सुनकर, स्पर्श करके, गंध में स्वाद के माध्यम से उनको क्या, उनका ज्ञान क्या करता है, ग्रहण करता है। तो इस अवस्था में वस्तुओं को देखकर, सुनकर, स्पर्श करके और गंध से और स्वाद से ज्ञान ग्रहण। दूसरी बात समझ में आई। और इस अवस्था के अंदर बालक क्या होता है, स्वार्थी होता है। क्या होता है, स्वार्थी होता है, वह स्व केंद्रित होता है। क्या होता है, स्व केंद्रित। देखिए जब मैंने ये शेष अवस्था को पढ़ाया था ना, तो शेष अवस्था में मैंने क्या कहा था, शेष अवस्था के अंतर्गत मैंने कहा था कि बालक क्या होता है, स्वार्थी प्रवृत्ति का होता है, आत्म केंद्रित, स्व केंद्रित होता है बालक शेष अवस्था में। और ये जो जीन प्याजे बात कर रहा है, तो ये शेषावस्था की ही बात कर रहा है, 0 से 2 वर्ष तक का बालक, ठीक है ना। क्योंकि इस अवस्था के अंदर बालक में केवल और केवल कौन सी क्रियाएं होती है, गामक क्रियाएं होती है। क्या होती है, गामक क्रियाएं होती है। गामक क्रियाओं का मतलब उसकी शारीरिक क्रियाएं क्या होती है, सक्रिय होती है। बालक क्या है, वस्तुओं को छूता है, देखता है, सुनता है, गंध स्मेल का अनुभव करता है और उनके माध्यम से वह क्या करता है, ज्ञान ग्रहण करता है, ठीक है ना। उनके माध्यम से वह क्या करता है, ज्ञान ग्रहण करता है। और इस अवस्था में बालक में सर्वाधिक क्या होती है, जिज्ञासा होती है। क्या होती है, जिज्ञासा होती है। तो जिज्ञासा व अनुकरण भी होता है। बालक क्या करता है, नकल करता है। क्या करता है, अनुकरण करता है या नकल करता है। अनुकरण को उत्पन्न होने का काल है। जिज्ञासा में अनुकरण क्या होती है, इस अवस्था के अंदर क्या होती है, जीन प्याजे के अनुसार उत्पन्न होती है। इसीलिए इसे व्यवहार प्रवर्तक की अवस्था भी कहते हैं। इसलिए इसे व्यवहार प्रवर्तक का काल कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, व्यवहार प्रवर्तक का काल कहते हैं। बात समझ में, व्यवहार प्रवर्तक का काल भी इसे कहा जाता है। तो आपको महत्वपूर्ण कौन कौन सी बातें याद रखनी है, कि सबसे पहली बात आपको ये याद रखनी है कि वातावरण का ज्ञान नहीं होता बालक को। आयु बढ़ने के साथ में वातावरण को ग्रहण करता है, और वातावरण को ग्रहण किस माध्यम से करता है, शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से करता है, गामक क्रियाओं के माध्यम से करता है। और करता कैसे है, करने के लिए उसमें क्या आएगी, जिज्ञासा आएगी, और जिज्ञासा के साथ में अनुकरण होगा, नकल होगी, दूसरों की नकल करके वो नई नई व्यवहारों को सीखेगा। इसीलिए इसे व्यवहार प्रवर्तक, यानी कि व्यवहार में क्या आएगा, परिवर्तन आएगा, उसके व्यवहार में क्या आएगा, परिवर्तन आएगा। बार बार आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। वह परिवर्तन किस वजह से आ रहा है, अनुकरण के और जिज्ञासा के माध्यम से आ रहा है। इसीलिए इसे व्यवहार प्रवर्तक का काल कहते हैं। और इस अवस्था में सर्वाधिक क्या होती है, शारीरिक क्रियाओं की संख्या ज्यादा होती है, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट अवस्था की अगर हम बात करें, दूसरी अवस्था की, तो दूसरी अवस्था इसमें क्या बताइए, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ये जो अवस्था होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये अवस्था 2 से लेकर 7 वर्ष तक की होती है। कब से होती है, 2 से लेकर 7 वर्ष तक की। 0 से 2 संवेदी पेशीय अवस्था। संवेदी पेशीय का मतलब क्या होता है, संवेदी पेशीय, पेशियों का महत्व ज्यादा रहता है उस अवस्था में, यानी कि शारीरिक पेशियों का। और यहाँ क्या है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। संक्रिया होने, ज्ञान होने से पूर्व की जो अवस्था होती है वह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। अथवा इस अवस्था में क्या होता है, चिंतन की शुरुआत होता है। इस अवस्था में चिंतन का क्या होता है, चिंतन की शुरुआत होती है। चिंतन की शुरुआत किस अवस्था के अंतर्गत होती है, तो वह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत होती है। परंतु अब आपसे अगर ये कह दिया जाए कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के अंदर चिंतन की शुरुआत होती है, परंतु व्यक्ति चिंतन करता कौन सा है,
व्यक्ति चिंतन करता कौन सा है? तो व्यक्ति इस अवस्था के अंदर अतार्किक चिंतन करता है। कौन सा चिंतन करता है? अतार्किक चिंतन करता है। बात समझ में आई? चिंतन की शुरुआत तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में हो जाती है, परंतु इसमें चिंतन तार्किक न होकर क्या होता है? अतार्किक चिंतन होता है। कौन सी अवस्था में? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक है ना? चिंतन तार्किक न होकर क्या होता है? सरल व सहज होता है। क्या होता है? सरल व सहज होता है, यानी कि अतार्किक चिंतन की अवस्था भी इसे कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? अतार्किक चिंतन की अवस्था भी कहते हैं। और इस अवस्था में बालक क्या करता है? खिलौनों वह दूसरों के अनुकरण के माध्यम से नए नए ज्ञान ग्रहण करता है। नए नए ज्ञान क्या ग्रहण करता है। और इसके साथ साथ वह क्या करता है? कुछ महत्वपूर्ण क्रियाएं करता है। जो महत्वपूर्ण क्रियाएं कौन कौन सी है? जिस प्रकार से देखिए, शिशु अक्षर लिखना, अक्षरों को लिखना, ठीक है ना, अक्षरों को लिखना, और साथ में रंगों को पहचानना। क्या? रंगों को पहचानना, रंगों को पहचानना, और वस्तुओं को क्रम में रखना, वस्तुओं को क्रम में रखना, वस्तुओं को क्रम में रखना। ठीक है ना? और इसके अलावा क्या करता है? माता पिता की बात मानने लग जाता है। वह पूछने पर नाम बताने लग जाता है। पूछने पर नाम बताने लग जाता है। पूछने पर नाम बताना, पूछने पर नाम बताना, और साथ साथ क्या करता है? घर के छोटे मोटे कार्यों में क्या करता है? मदद करता है। कार्यों में मदद करने लग जाता है। कार्यों में मदद, घर वालों की मदद करने लग जाएगा। छोटे मोटे काम से दुकान में बुक भेज दिया 10 रुपए देके कि भैया बेटा ये चीज लेके आओ, तो वो ले आएगा जाके। जितना आप उसको समझाओगे उतना वह कर लेगा। यानी कि छोटे मोटे काम वो करने लग जाता है इस अवस्था के अंदर। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जीन पियाजे के अनुसार क्या होता है? जीन पियाजे के अनुसार इस अवस्था में चिंतन का क्या होता है? प्रारंभ होता है। परंतु चिंतन केवल तार्किक न होकर चिंतन कैसा होता है? सरल व सहज चिंतन होता है, जिसे हम अतार्किक चिंतन की अवस्था कहते हैं, या इसे हम ये भी कह सकते हैं ये अतार्किक चिंतन की अवस्था होती है। ठीक है ना? होती है। और इस अवस्था के अंदर जो आपको सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखनी है वह कौन सी है? प्रतीकात्मक सोच। कौन सी? प्रतीकात्मक सोच का निर्माण इस अवस्था के अंदर होता है। प्रतीकात्मक सोच का निर्माण किस अवस्था में होता है? ये प्रश्न पूछा गया है कि प्रतीकात्मक सोच का निर्माण जो है वो किस अवस्था में होता है जीन पियाजे के अनुसार? तो वह किस में होता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत होता है। अब देखिए, प्रतीकात्मक सोच का मतलब क्या होता है? प्रतीकात्मक सोच का मतलब प्रतीकों के माध्यम से अधिगम करना क्या कहलाता है? प्रतीकात्मक सोच कहलाता है। क्या कहता है? प्रतीकों के माध्यम, प्रतीकों व संकेतों के माध्यम से, संकेतों के माध्यम से अधिगम करना क्या कहलाता है? प्रतीकात्मक सोच कहलाता है। बात समझ में आई? ये बात आपको मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखनी है। इसके अंदर हैशटैग इंपोर्टेंट है आपके लिए। क्या है? हैशटैग इंपोर्टेंट है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रश्न पूछा गया है प्रतीकात्मक सोच किस अवस्था के अंतर्गत जन्म लेती है, तो वह किस अवस्था में होती है? तो आपके लिए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था उसका आंसर होगा। उसके बाद हम बात करेंगे थर्ड अवस्था की। देखिए, थर्ड अवस्था की अगर मैं बात करूं तो तीसरी अवस्था कौन सी होती है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या इसे ठोस सकल स्थल वह वैचारिक अवस्था भी कहते हैं। क्या किसे हम कहते हैं? ठोस स्थल व वैचारिक अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? वैचारिक अवस्था कहते हैं। और इसका जो समय होता है वह 7 से लेकर 12 वर्ष तक का होता है। कब से लेकर होता है? 7 से लेकर 12 वर्ष तक का होता है। अब बात आती है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंदर क्या हो जाता है?
इससे पहली अवस्था हमने पढ़ी कौन सी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसमें चिंतन का प्रारंभ होता है और इस अवस्था के अंदर तार्किक चिंतन का प्रारंभ हो जाता है। किस अवस्था में, तार्किक चिंतन का प्रारंभ हो जाता है। तार्किक चिंतन का प्रारंभ किस अवस्था के अंतर्गत होता है, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंदर होता है। परंतु तार्किक चिंतन के माध्यम से, लेकिन बालक का चिंतन कैसा होता है इस अवस्था के अंदर, तार्किक चिंतन, तर्क तो करने लग जाएगा वह। पहले क्या करता था, अतार्किक बातें करता था जिनका कोई मतलब ही नहीं होता था, अर्थ ही नहीं होता था, बिना वजह बोलते जा रहा था। परंतु इस अवस्था के अंदर तर्क होगा उसकी बात में, जो भी पूछेगा आपसे ना उस बात का कोई ना कोई अर्थ जरूर होगा। परंतु अर्थ कितना होगा, तार्किक चिंतन वो किस माध्यम से कर रहा है, वो मूर्त चिंतन के माध्यम से कर रहा है। किसके माध्यम से, चिंतन उसका कौन सा होगा, मूर्त होगा। कौन सा, तार्किक चिंतन भी कैसा होगा, मूर्त चिंतन के रूप में होगा। यानी कि वस्तुओं को प्रत्यक्ष देखकर, वस्तुओं को जीवित, वस्तुओं को प्रत्यक्ष वस्तुओं तक ही वह क्या रहेगा, सीमित रहेगा। अप्रत्यक्ष वस्तुओं के ऊपर उसका विचार नहीं जाएगा। यानी कि उसके आसपास जो जो चीजें हैं केवल उनके बारे में ही वह क्या करेगा, विचार करेगा, उनके बारे में ही क्या करेगा, तर्क करेगा। ठीक है ना। तो तार्किक चिंतन तो होगा, परंतु होगा कैसे, मूर्त चिंतन से होगा, जो उसके सामने प्रत्यक्ष वस्तुएं हैं केवल उन तक ही वह सीमित रखेगा अपने चिंतन को। ठीक है ना। तो इस अवस्था के अंदर जो दूसरी बात अगर हमें याद रखनी है, तो उस वस्तुओं में, इस अवस्था के अंदर वस्तुओं में अंतर करने लग जाता है। वस्तुओं में अंतर करने लगेगा। ठीक है। सामने जो उपस्थित है उसके सामने जो जितनी भी वस्तुएं होंगी, उन वस्तुओं के सामने वाली वस्तुओं के क्या है, उनके बारे में अंतर वह करने इस अवस्था में करने लगेगा। और साथ साथ वह वर्गीकरण करने लगेगा, वस्तुओं का वर्गीकरण, वर्ग में उन वस्तुओं को बांटने लगेगा। ये बड़ी है, ये छोटी है। मान लीजिए कोई ये 5 किलो लोहे का गोला है और ये 5 किलो क्या है, रुई है। परंतु अगर ये चीज अगर उसको आपने पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बताई होती तो वह बालक नहीं बता पाता कि इनमें से भारी कौन सी चीज है। वो भारी किसको बताएगा, इसको बताएगा, क्योंकि इसको आकार को देखकर वह बता रहा है। परंतु इस अवस्था के अंदर वह क्या करेगा, ये बताएगा ये 5 किलो जो लोहे का गोला है वो इस रुई के से क्या है, भारा है। यानी कि अब उसे वस्तुओं का ज्ञान हो चुका है, उनका वर्गीकरण वह कर पा रहा है। क्या कर पा रहा है, वर्गीकरण कर पा रहा है। समानता और असमानता में अंतर, समानता व असमानता में अंतर कर पाएगा। ठीक है ना। समानता और असमानता में वह क्या कर पाएगा, अंतर कर पाएगा। दो चीजें अगर एक सी दिखने वाली है तो उनके अंदर वह अंतर, आप उसे कहोगे इन दोनों में क्या अंतर है, तो वह अंतर बता देगा कि इसमें ये अंतर होगा। ठीक है ना। उचित व अनुचित में अंतर करना सीख जाता है। क्या सीख जाता है, उचित व अनुचित में अंतर, गलत व सही का उसे पता लग जाएगा ये चीज गलत है, इसलिए इसमें मूर्त चिंतन की अवस्था कहते हैं। गलत और सही में, उचित व अनुचित में अंतर करता है, इसलिए इसे मूर्त चिंतन की अवस्था कहते हैं। और बालक दिन तारीख महीने क्या ज्ञान इस बालक को इस अवस्था में हो जाता है। और जो आपको हैशटैग इंपॉर्टेंट जो आपको चीज याद रखनी है वह क्या रखनी है, भाषा व संप्रेषण योग्यता का विकास किस अवस्था में होता है, भाषा व संप्रेषण का विकास इसी अवस्था में होता है, इसी अवस्था में होता है। क्या होता है, इसी अवस्था में होता है। क्या होता है, भाषा व संप्रेषण, यानी भाषा का जो विकास है और संप्रेषण कम्युनिकेशंस का जो विकास है वो किस अवस्था के अंतर्गत होता है, तो वह होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंदर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात समझ में आई। उसके बाद हम बात करेंगे अगली अवस्था के बारे में। किसके बारे में, अगली अवस्था के बारे में। तो अगली अवस्था कौन सी है हमारी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो है वो 12 से लेकर 18 वर्ष तक की होती है। 12 से
18 या 12 से ऊपर तक की अवस्था जो होती है वह कौन सी अवस्था होती है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है। इसे हम परिपक्वता अवस्था भी कहते हैं, परिपक्व अवस्था भी कहते हैं। कौन सी अवस्था होती है? ये परिपक्वता की अवस्था होती है, यानी कि बालक में क्या आ जाती है? परिपक्वता आ जाती है। बालक में क्या आ जाती है? परिपक्वता आ जाती है। और इस चिंतन में मूर्त चिंतन के साथ साथ बालक के साथ साथ अमूर्त चिंतन भी करने लगेगा। बालक अब अप्रत्यक्ष वस्तुओं के बारे में भी क्या करेगा? सोचने लगेगा। और बालक में तर्क, बालक के अंदर तर्क, कल्पना, बालक में तर्क, कल्पना, निरीक्षण और समस्या समाधान जैसी योग्यताएं, निरीक्षण, समस्या समाधान जैसी योग्यताएं विकसित हो जाती है। क्या हो जाती है? समस्या समाधान जैसी योग्यताएं क्या हो जाती है? विकसित हो जाती है। तथा समस्या का संभावित समाधान भी इस अवस्था के अंदर बालक जो है ढूंढने लग जाता है। क्या लग जाता है? समस्या। ठीक है, समस्या समाधान अपनी मानसिक शक्तियों के माध्यम से करता है। कब करना, कब प्रारंभ कर देता है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत करता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, ठीक है, आपको सबसे पहली अवस्था कौन सी बताई? संवेदीगामक अवस्था। ठीक है, संवेदीगामक अवस्था के अंदर, संवेदी पेशी योजना अवस्था के अंदर बच्चा जो है केवल और केवल क्या कर रहा है? शारीरिक क्रियाएं कर रहा है। तो आपको ये महत्वपूर्ण बात याद रखनी है। दूसरी अवस्था मैंने क्या बताई? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के अंदर क्या होता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के अंदर एक शिशु जो है या एक बालक जो है वह चिंतन तो करता है, परंतु क्या करता है? अतार्किक चिंतन करता है, यानी कि अतार्किक चिंतन की अवस्था इसे कहते हैं। तीसरी मैंने बताई आपको मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंदर बालक का क्या हो जाता है? तार्किक चिंतन प्रारंभ हो जाता है। क्या हो जाता है? तार्किक चिंतन प्रारंभ होता है, परंतु चिंतन कौन सा रहता है? मूर्त रहता है। केवल उसी चीज के बारे में सोचेगा जो चीज उसके सामने क्या है? प्रत्यक्ष रूप में है। चौथी मैंने आपको बताई कौन सी? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी बताई? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के अंदर आपको ये रखनी है कि बालक इस अवस्था में समस्या समाधान अपनी मानसिक शक्तियों के माध्यम से करने लगेगा और उसके अंदर परिपक्वता आ जाती है। उसके मानसिक शक्तियों में क्या आ जाती है? परिपक्वता आ जाती है। तो इस प्रकार से आपको जीन प्याजे की चारों अवस्थाएं आपको क्या रखनी है? याद रखनी है। तो जो संवेदी पेशीय अवस्था होती है वो 0 से लेकर 2 वर्ष तक होती है, 2 से लेकर 7 वर्ष तक, या 7 से लेकर 12 वर्ष तक होती है, और ये 12 से क्या होती है? 18 वर्ष तक या इससे ऊपर तक की अवस्था होती है। ठीक है ना? तो इस प्रकार से हमारा जीन प्याजे का सिद्धांत जो है वो आज के सेगमेंट में क्या होता है? पूरा होता है। ठीक है ना? आपको अगर ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा क्या कीजिए? शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं हम अब अगली क्लास में एक नए संज्ञानात्मक सिद्धांत के बारे में बात करने के लिए, एक नए बिंदु के ऊपर बात करने के लिए। तो तब तक के लिए आप सभी से लेते हैं विदाई और मिलते हैं हम अगले सेगमेंट में। जय हिंद, जय भारत।